Hello friends, welcome. We are discussing basics of Android, and it is unit number 1, chapter number 2 of our syllabus. We have been discussed Android Studio. What are the constraints that we should keep in mind while developing for Android, and how to develop for Android. Okay. Now in this video we are going to discuss Android development tools. This question is many times asked in the examination, and it needs to answer the various development tools available within Android SDK, which we can use to develop our application. Okay. So the Android SDK includes several tools. Android SDK के पास क्या है ऐसा, मतलब कि ऐसा क्या क्या है उसके पास कि जिसके द्वारा हम अपनी एप्लीकेशन को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि सुविधाएं क्या है, फीचर्स क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। आप चाहो उतना बता सकते हो, ओके, आप जितना ज़्यादा चाहो उतना बता सकते हो, लेकिन ये आप कब बता पाओगे जब आपने सही ढंग से अच्छी तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, तब ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। It includes several tools and utilities to help us create, test and debugging our projects. देखो सब कुछ आ जाएगा इसमें, जिसके द्वारा आपकी एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो, कंपाइल करते हो, बिल्ड करते हो, टेस्ट करते हो, ओके, वो सब कुछ आर द पार्ट्स ऑफ Android SDK and they are referred as tools. The entire discussion of these tools may not be possible in the lecture because there are many things. We can have almost anything which is a part of the SDK as tools of SDK. Here we will discuss the main tools which are mostly used within our Android application. We are using Android Studio, so we will be discussing from that viewpoint. Android Virtual Device Manager. So as I told you, for developing an application, we are mostly developing the application for mobile device, okay, and as a developer we must test our application before deploying it or before giving it to the client. So जब हम कंप्यूटर के लिए डेवलपिंग करते हैं तो हम ये बार बार करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा बहुत कोड में चेंज करेंगे, वापस एग्जीक्यूट करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, वापस एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सिलसिला चालू रहता है। लेकिन जब मोबाइल के लिए हम डेवलप कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपने कोड में कुछ चेंज किया, फिर वापस आप मोबाइल में इंस्टॉल करोगे, वापस कुछ कोड में चेंज करोगे, वापस इंस्टॉल करके टेस्ट करोगे, वापस कुछ चेंज करोगे, तो ये सिलसिला डेवलपमेंट में चालू ही रहने वाला है, वेदर यू आर डेवलपिंग फॉर ए कंप्यूटर और यू आर डेवलपिंग फॉर अ मोबाइल डिवाइस, ओके। तो हर बार अपने इस मोबाइल में इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, टेस्ट करना, इसके बजाय एंड्रॉयड स्टूडियो हमें एक वर्चुअल डिवाइस प्रोवाइड करता है। वर्चुअल डिवाइस मतलब कि कंप्यूटर की स्क्रीन में ही एक मोबाइल जैसा आ जाए लुक वर्चुअली, जिसमें मोबाइल में जब एप्लीकेशन रन होगी तो क्या होगा वो भी आ जाए, एग्जैक्टली मोबाइल ही है समझ लो, स्क्रीन पे पूरा एक मोबाइल ही आ जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ओके, और जो जो चीज़ मोबाइल में होती है वो सब उसमें होगा, उसमें कॉलिंग होगा, मैसेजिंग होगा, फिर उसमें कीपैड होगा, मतलब कि वर्चुअल कीपैड, उसमें डेटा कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि एक पूरा मोबाइल का माहौल आपकी एप्लीकेशन को मिलेगा। मतलब कि आपकी एप्लीकेशन जब मोबाइल में इंस्टॉल होगी तो वो किस ढंग से रन होगी, क्या माहौल होगा, किस तरह से वो बिहेव करेगी, एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो एवीडी में। तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी एक एग्जैक्टली मोबाइल जैसे ही प्रकृति आपको प्रोवाइड करता है। आप सिलेक्शन भी कर सकते हो कि आपको किस तरह का एवीडी बनाना है, कौन से फीचर्स वाला, उसमें एसडी कार्ड रखना है, नहीं रखना है, उसमें स्क्रीन कैसी रखनी है, उसमें एडिशनली कौन कौन से फीचर्स, जीपीएस एट्सेट्रा, कौन कौन से फीचर्स चाहिए आपको, इस तरह के फीचर्स आप प्रोवाइड करके एक एवीडी बना सकते हो। तो ये एक अच्छा मैकेनिज़्म है, क्योंकि हम जब अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर चीज़ हमारे माइंड में होगी। अब सपोज़ कि हम जिस
मैकेनिज़्म का यूज़ करके डेवलप कर रहे हैं, वो मैकेनिज़्म हमारे खुद के मोबाइल में ना भी हो फीचर एंड्रॉयड का, तो हमारे मोबाइल पे हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वर्चुअल डिवाइस हमें ये सुविधा उपलब्ध करता है कि आप चाहो ऐसी सुविधा वाला एक AVD बना सकते हो और उस पर देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन जब रन होगी तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड्रॉयड SDK मैनेजर, इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टू डाउनलोड SDK अपडेट्स। ओके, SDK मैनेजर टूल होता है SDK के अंदर ही, उसके द्वारा मैंने आपको कहा था कि हर कुछ समय में हर कुछ महीनों में एंड्रॉयड का एक नया वर्जन रिलीज़ होता है, तो इस वर्जन के साथ SDK भी रिलीज़ होता है। तो SDK आपने जब सपोज़ कि SDK को इंस्टॉल किया तब उसका वर्जन कुछ और था, उसके बाद नया वर्जन आ गया है, तो नया वर्जन जो आया है उसमें नए फीचर्स होंगे। तो ये अच्छा रहेगा कि आप हर बार अपने SDK को अपडेट करते रहो। इससे क्या होगा कि आपके पास भी डेवलपमेंट में नए नए फीचर्स आ जाएंगे। तो SDK हमें ये भी एक टूल प्रोवाइड करता है SDK अपडेट्स के लिए, जिसके द्वारा हम SDK पैकेज को अनइंस्टॉल, पैकेज के अंदर के सब पैकेजेस को अनइंस्टॉल, इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। एंड्रॉयड इम्यूलेटर, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल मशीन डिजाइन टू रन विद इन AVD। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के अंदर जो वर्चुअल मशीन रन होता है, मतलब कि अपनी एप्लीकेशन को जो रन करता है, वो है एंड्रॉयड इम्यूलेटर। ज़्यादातर केस में इम्यूलेटर का यूज़ AVD के लिए भी होता है, वर्चुअल डिवाइस के लिए भी ये शब्द का यूज़ होता है, इम्यूलेटर। डाल्विक डिबग मॉनिटर सर्विस, DDMS, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इम्यूलेटर्स ऑन विच एप्लीकेशन इज रनिंग। अपनी एप्लीकेशन जिस AVD पे रन हो रही है, अपनी एप्लीकेशन जिस वर्चुअल डिवाइस पे रन हो रही है, उसको कंट्रोल करना, डिबगिंग करना, एट्सेट्रा, तो वो हम कर सकते हैं DDMS के द्वारा, डाल्विक डिबग मॉनिटर सर्विस। DDMS के द्वारा आप एप्लीकेशन जिस AVD में रन हो रही है उस AVD को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, मतलब कि उसके अंदर झांक भी सकते हो कि क्या क्या उसके अंदर, मतलब कि उसका फाइल स्ट्रक्चर, फाइल एक्सप्लोरर, डिवाइस एक्सप्लोरर, वो सब कुछ आप देख सकते हो DDMS के द्वारा। मतलब कि डिवाइस में कौन कौन सी फाइल्स आई हुई है, कौन कौन से फोल्डर्स है, नया फोल्डर बनाना है, कोई फोल्डर कंप्यूटर से कॉपी करके उसमें रखना है, AVD में से कोई फाइल कॉपी करके कंप्यूटर में लेनी है, एट्सेट्रा। ये आपको कब ज़रूरत पड़ सकती है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेड प्रेफरेंस यूज़ कर रहे हो या डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, तो डेटाबेस जब आप अपने एप्लीकेशन में से क्रिएट करते हो तो वो डेटाबेस डिवाइस में कहीं पे बनता है। ओके, जब आप मोबाइल में रन करते हो एप्लीकेशन को तो वो तो देख नहीं पाओगे आपकी डेटाबेस कहाँ बना, लेकिन जब आप AVD में टेस्टिंग कर रहे हो एप्लीकेशन का तो आप एग्जैक्टली वो देख भी सकते हो कि आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया वो डिवाइस में कहाँ पे, AVD में कहाँ बना है, वो आप एग्जैक्टली देख भी सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको डिवाइस एक्सप्लोरर की, तो वो भी हमें SDK प्रोवाइड करता है। फिर आप अगर सेड प्रेफरेंस का यूज़ करते हो तो उसकी भी एक फ़ाइल बनती है डिवाइस में, तो वो भी आपको अगर देखना है कि कहाँ पे बनी है, AVD में बनी है, उसमें वैल्यू क्या हुई है, राइट, आपने एप्लीकेशन से कुछ राइट किया है लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है जब रीड कर रहे हो तब, तो आप देख भी सकते हो कि डिवाइस में वो जो सेड प्रेफरेंस जहाँ पे बना है उसमें डेटा कौन सा राइट हुआ है, क्या राइट हुआ है। ओके, और फिर अगर सपोज़ कि आपको AVD में सॉन्ग प्ले करना है और वो सॉन्ग आपके कंप्यूटर में है, तो कंप्यूटर से आप उसको पुल करके उसको पेस्ट कर सकते हो वहाँ पे डिवाइस में, डिवाइस एक्सप्लोरर के द्वारा यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दोगे। फिर वो म्यूज़िक की फ़ाइल पूरी आपके कंप्यूटर में से कॉपी होके डिवाइस में पेस्ट हो जाएगी, तो डिवाइस की मेमोरी में ही आ जाएगी, तो AVD में वो दिखाई भी देगी। ओके, एक्चुअली ये जो पूरा AVD है वो एक समझ लो मोबाइल ही है कि जो हमारी पूरी रैम को यूज़ करता है। पूरी रैम मतलब कि उसको जितनी ज़रूरत है उतनी जगह वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, रैम में, क्योंकि AVD करंटली रनिंग है और रनिंग चीज़ें कहाँ पे होती है, रैम में। इसीलिए मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि जब आप स्टूडियो का यूज़ करते हो तो इट विल इट विल नीड ह्यूज पोर्शन ऑफ योर रैम
इट मे हैपन दैट अगर आपके पास रैम थोड़ी कम कैपेसिटी वाली है तो आपका कंप्यूटर स्लो भी हो जाएगा। एंड्रॉयड डिबग ब्रिज प्रोवाइड्स लिंक टू वर्चुअल एंड फिजिकल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस और फिजिकल डिवाइस के बीच में लिंक, मतलब कि अपने इस कंप्यूटर और इस डिवाइस की जो वर्चुअल डिवाइस है एवीडी, दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है ये डिबग ब्रिज, एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। लॉकेट विंडो, इट इज़ यूज टू व्यू आउटपुट ऑफ द एंड्रॉयड लॉगिंग सिस्टम। हाँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है लॉगिंग। जैसे कि डिबगिंग करना है आपको, आपने कुछ कोड लिखा है लेकिन वो कोड सही ढंग से आउटपुट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आप चाहोगे जैसे हम C++ जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत लंबा कोड लिखा होता है हमने, तो हम क्या करते हैं बीच बीच में कोई मैसेज रखते हैं, क्योंकि हमें पता चले कि अगर वो मैसेज प्रिंट हो गया तो उसका मतलब कि ऊपर के कोड में कहीं पे एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम सही ढंग से आउटपुट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, या तो कोई रन टाइम एरर जनरेट हो रही है किसी जगह पे, वो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर थोड़े कोड के बाद हम इस तरह का एक मैसेज लिखेंगे, और अगर वो मैसेज प्रिंट हो जाता है तो हम सोचेंगे कि ऊपर के कोड में कोई एरर नहीं, नीचे के कोड में एरर है, वापस हम 2 लाइन के बाद लिखेंगे। ऐसा यहाँ पे करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो जो कोड हमने लिखा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि एवीडी में, क्योंकि वो तो केवल हमें डेवलपर को पढ़ना है डिबगिंग के पर्पज़ से। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में नीचे जहाँ पे आपका कोड होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ पे एरर्स वार्निंग सब दिखाई जाती है, वहाँ पे एक लॉगकेट विंडो आती है, लॉगकेट, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार का मैसेज लॉग कर सकते हो। इस हेतु से हमारे पास एक लॉग नाम का पूरा क्लास अवेलेबल है, जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स है। ई मेथड है, ई फॉर एरर, आई फॉर इन्फो, डब्ल्यू फॉर वार्निंग, डी फॉर डिबग, वी फॉर वर्बल्स। इस तरह की मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें आप कोई भी मैसेज पास करोगे तो वो नीचे लॉकेट विंडो में लिखा हुआ आएगा। ओके, एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल कंस्ट्रक्ट्स द एंड्रॉयड पैकेजिंग फाइल्स, दैट इज एपीके एटसेट्रा। आपकी एप्लीकेशन में आप और भी बहुत सारा कुछ रख सकते हो, जैसे कि आपने बाहर से फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हैं, मतलब कि कंप्यूटर में है या नेट से इंटरनेट थ्रू डाउनलोड किए हैं फ़ॉन्ट, वो आप यूज़ करना चाहते हो आपकी एप्लीकेशन में, तो उस फ़ॉन्ट को आपको रखना होगा आपकी एप्लीकेशन में कहीं पे संभाल के, जिससे आप उसको एक्सेस कर पाओ अपनी एप्लीकेशन में किसी एक्टिविटी में कहीं पे भी। तो इस तरह की जो संपत्तियाँ होती, मतलब कि इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं फॉन्ट्स वगैरह, उसको एसेट कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एसेट पैकेजिंग टूल आता है, जिसके द्वारा हम ऐसे रखे गए एसेट्स को, एसेट नाम का फोल्डर बनता है, उसमें हम ये फॉन्ट्स को कॉपी करके रखते हैं और फिर उनको ये कंपाइल करके हमें उपलब्ध करता है। उसी तरह से हमारी एप्लीकेशन जब बिल्ड होती है तो एग्जैक्टली जब रन जो होता है हमारा आउटपुट, वो जो रन होता है वो हमारी एप्लीकेशन रन होती है, एपीके फाइल। रन जो होता है वो एपीके फाइल होता है। जैसे कि मोबाइल में भी आपको रन करना है तो एपीके फाइल चाहिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है मोबाइल में तो एपीके फाइल चाहिए आपके पास। ओके, तो वो पैकेजिंग कौन करता है? ये एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल। तो ये थे सब एंड्रॉयड के जो कॉमनली यूज्ड है वो सब टूल्स। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि SQLite 3, ट्रेसव्यू, DM ट्रेसडम्प, हाई प्रोफाइल, hprof, कन, MKSD कार्ड, DX हायरार्ची व्यूअर, लिंट, ड्रॉ 9 पेज, मंकी, मंकी रनर, प्रोगार्ड एट्सेट्रा। ये सभी अलग अलग उसके एंड्रॉयड SDK के टूल्स है। जैसे कि ये मंकी रनर, लिंकीफाई है। लिंकीफाई इज ऑल्सो यूज फॉर यूजिंग, इट इज़ यूज फॉर लिंक, सॉरी। मंकी टूल, या मैं बता रहा था आपको मंकी टूल। Monkey tool is used to test our application. There are 2 such tools, Monkey tool and Monkey runner. आपकी एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने के लिए आप ये Monkey runner बना सकते हो।
इट टेस्ट आवर एप्लीकेशन इन इट्स ऑन मैनर। मंकी टूल जो है एक्चुअली ये क्या है कि हम सपोज़ कि हम क्या है, हम डेवलपर है, तो अपनी एप्लीकेशन को हम टेस्ट करेंगे तो हम उस पर गलतियाँ कम निकाल पाएंगे, लेकिन किसी और को हम देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, तो वो इजीली हमारी वीकनेस है, मतलब कि हमारी एप्लीकेशन में जो खामियां है अगर कोई है तो वो इजीली हमें बता सकता है। तो मंकी रनर और मंकी टूल ये ऐसे टूल्स अवेलेबल है हमारे एंड्रॉयड एसडीके में कि जो आपकी एप्लीकेशन को अलग अलग ढंग से रैंडमली रन करके टेस्ट करते हैं, और अगर कोई गलतियां है, कोई खामियां है तो वो देते हैं। मंकी टूल जो है वो अपनी खुद के तरीके से वो आपकी एप्लीकेशन को रन करेगा, और मंकी रनर है वो हमारी एप्लीकेशन को, हमने जो पहले से उसको कहा है कि भाई इस तरह से रन करो, हम उसको एक स्क्रिप्ट बना के देंगे कि भाई इस तरह से रन करना है अपनी एप्लीकेशन को, तो वो उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करेगा। तो ये दोनों भी मंकी टूल एंड मंकी रनर ये भी एंड्रॉयड एसडीके के हिस्से है कि जो आपकी एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने में उपयोगी होते हैं। ओके, तो ये था एंड्रॉयड एसडीके और चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और डिस्कस करूँगा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।